चलिए हम सेकेंड रूल पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। तो सेकेंड रूल है ए एस ए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया था एस वाला, अब उसके बाद सेकेंड ए टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। ओके, चलिए हम इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको फिगर बना के। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें देखिए बोला है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड, जैसे ये एंगल सपोज मान लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो फिर ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही बोला है कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए और दो एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ हम मान लेते हैं कि ये दो ट्रायंगल हैं इन विच एंगल बी एंड एंगल ई इक्वल है, एंगल बी एंगल ई, ठीक। एंगल सी ये देखिए यहाँ पे बना हुआ फिगर, एंगल सी एंगल एफ, ठीक, और बी सी ई एफ। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स सी दैट थ्री केसेस अराइज। अब जैसे यहाँ पे तो हमने ये समझ लिया, ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए, लेकिन जो है इसमें कुछ केस भी आ जाते हैं इनइक्वालिटीज़ वाले, जैसे कि मान लीजिए वो उसी तरह से केस जो है जनरेट इसमें हुए हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू डी, ये जो है थ्री केसेस में आपको पहले फर्स्ट केस बताता हूँ कि ए बी को हमने डी ई के इक्वल माना है, ठीक। उसके बाद हम ए बी को हम ग्रेटर मानेंगे डी ई से, फिर ए बी को हम लेस मानेंगे डी ई से। तो इस तरह से तीन केस बन रहे हैं। आप जो है करना चाहो तो इतना ही ऊपर जो मैंने बताया है वो इनफ है इसके लिए, ये भी आप समझ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये हमने लेट कर लिया है इन फिगर। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे ऑब्जर्व दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। इस केस में हम लेट करके चल रहे हैं कि कुछ जो हमने पीछे एक रूल पढ़ा था ऐसे एस, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक। ऐसे एस रूल से ही अगर हम ऐसे एस रूल से इनको करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से, अगर ये रूल नहीं होता ए ऐसे वाला जो भी हमने पढ़ा है तो पिछले वाले रूल से अगर हम करते उसको, इन क्वेश्चंस को, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस इस तरह की, तो वही चीज़ मैं आपको इन केसेस के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देखिए ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये एज्यूम हमने कर लिया, ये लेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन, तो ये चीज़ें तो आपको गिवन थी क्वेश्चन में। अब ट्रायंगल, अब ये आपने एज्यूम किया है, अगर आप एज्यूम नहीं करते तो आप सेकंड साइड के बारे में नहीं कह सकते थे, क्योंकि रूल हम ऐसे अगर हम लगाते वो वाला तो हमें एक साइड में मालूम होनी चाहिए। जब हमने एज्यूम किया तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस रूल।
उसके बाद अगर हम केस सेकेंड देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे ए बी को हमने बड़ा माना है डी ई से, ए बी को डी ई से ग्रेटर माना है। सो वी कैन टेक पी ऑन ए बी, पी को हम ए बी पर ले सकते हैं सच दैट पी बी इज इक्वल टू डी ई। इस तरीके से हमने पी पॉइंट लिया है कि जो पी बी है वो डी ई के इक्वल है। नाउ कंसीडर ट्रायंगल पी बी सी एंड डी ई एफ। अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो पी बी इज इक्वल टू डी ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू एज्यूम भी किया है और कंस्ट्रक्शन किया था उस तरह से। तो बाई कंस्ट्रक्शन पी बी इज इक्वल टू डी ई एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। सो वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। जब यहाँ पे देखिए दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया और दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं पी बी सी और डी ई एफ जो है SAS एग्जाम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक, बाई SAS सिंस द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए कि एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। अब देखिए पी सी बी ये वाला एंगल, ये एंगल डी एफ ई इसके इक्वल है, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है। तो बट वी आर गिवन दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई। बट आपको क्वेश्चन जो फिगर आपको दिया हुआ है ये यहाँ पे तो ये दिया है कि सी जो है एफ के इक्वल है ए सी बी डी एफ ई, और यहाँ पे हमने इसको पी सी बी को माना है। तो यहाँ पे यही चीज़ जो हमने एज्यूम की वो गलत हो जाएगी आपकी कि बट वी आर गिवन दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। इज़ दिस पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपका जो है ये एंगल भी इसके इक्वल है और ये एंगल भी इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये पी पॉइंट इस पे रहा होगा, कॉन्साइड कर रहा होगा। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ पी कॉन्साइड विथ ए पर होगा, तो तभी हम कह सकते हैं बी ए इज इक्वल टू ई डी। ये जो होगा बी ए ई डी के इक्वल होगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए बाई SAS एग्जाम। तभी हम कह सकते हैं कि हमने एक अलग पॉइंट लेके इस तरह लिया था ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई और एक पी पॉइंट कंसीडर किया था, उस तरह से एज्यूम करके चले थे। तो वहाँ पे ये चीज़ हमें अब आगे चल के ये पता चला कि जो पी पॉइंट होगा वो ए पे कॉन्साइड करेगा। ठीक, ये तो आपका सेकेंड केस था। अब उसके बाद हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ए बी को लेस माना है डी ई से। वी कैन चूज अ पॉइंट एम, अब एम ऑन डी ई सच दैट एम ई इज इक्वल टू ए बी एंड रिपीटिंग द आर्गूमेंट्स एज गिवन एज केस सेकेंड वी कैन कंक्लूड दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई। अब यहाँ भी जब आप करोगे उस तरह से जैसा कि हमने इसमें सेकेंड केस में किया था, सेकेंड केस में यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ए बी को ग्रेटर माना था डी ई से, अब ए बी को लेस मानना है डी ई से और यहाँ पे एम पॉइंट लोगे और फिर कंस्ट्रक्शन करोगे और फिर यही इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। फिर जो एम पॉइंट लिया है वो इसी पे कॉन्साइड करेगा। तो इसका मतलब फिर हम आगे कह सकते हैं कि ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई SAS। तो थर्ड केस में भी आप इसी तरह से कर सकते हो। मैंने बताया नहीं है आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे, अगर आप कमेंट करोगे आप पूछोगे तो मैं इसको बता दूँगा, थर्ड पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूँगा, है ना, थर्ड केस को। तो यहाँ पे आपका ये जो ASA रूल है वो आपका सेकेंड वाला वो कॉन्ग्रुएंस रूल वो तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद थर्ड रूल AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि दो एंगल, अगर दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली होगा, बट वहाँ पे जो साइड है साइड की मेज़रमेंट तो डिफरेंट हो जाएगी। अब मान लीजिए एंगल तो सिमिलर है लेकिन जो साइड है उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है।
तो इसलिए यहाँ पे क्या एक रूल बनाया गया है, किस तरीके से आपको करना है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जैसे कि मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी पी क्यू आर, इस तरह से हमने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक। दो ट्रायंगल हमने मान लिए। अब इनको कॉन्ग्रेंट अगर होना है ए एस के थ्रू, तो इसका मतलब कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए ये, उसके बाद इनके अलावा कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए सपोज ये इसके इक्वल है, या तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, मतलब दो एंगल इक्वल हों, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो फिर वो ये आपका रूल हो जाएगा ए एस ए वाला, ए एस ए सेकेंड रूल लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये साइड को नहीं लेना, जो इंक्लूडेड साइड होगी वो नहीं लेनी है, इन दोनों में से कोई एक साइड हो जानी चाहिए। दो एंगल हों और अदर जो टू साइड्स हैं उनमें में से कोई एक साइड इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि बाय ए एस के थ्रू हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको भी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इन टू ट्रायंगल्स टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर हम देखें तो टू पेयर्स ऑफ एंगल्स and one pair of corresponding sides are equal, but the side is not included between the corresponding equal pairs of angles। अगर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे तो वो सेकेंड वाला रूल हो जाएगा। आर द ट्रायंगल्स स्टिल कॉन्ग्रेंट? यू विल ऑब्जर्व दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। कैन यू रीजन एंड वाई? क्यों होगा? देखिए, यू नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। सो इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, द थर्ड पेयर इज ऑल्सो इक्वल। थर्ड पेयर जो होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्यों? और सम ऑफ द इक्वल एंगल्स, मतलब ये थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन हमें जो है यहाँ पे ए एस रूल अप्लाई करना है। तो ये आप समझ गए होंगे इस तरह से। तो देखिए आगे, now perform the activity angle with 50 40 90 but having different length। इनकी लेंथ सबकी डिफरेंट है, एंगल जो है ये सिमिलर है। 50 40 50 इस तरह से, ये 90 है, सभी में देखिए 50 40 90 इस तरह से ये एंगल दे रखे हैं। साइड लेकिन डिफरेंट है, ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट द ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकती। सो इक्वलिटी ऑफ थ्री एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट। Equality of three angles is not sufficient for congruence of triangle. Therefore, for congruence of triangles, out of three equal parts, one has to be side। एक साइड ज़रूर होनी चाहिए। तो इसीलिए तभी हम उसको, उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। ओके, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है। इसके बाद देखिए एग्जांपल है, लाइन सेगमेंट ए बी is parallel to another line segment। line segment AB is parallel to another line segment CD। ये दोनों parallel lines हैं, AB और CD, ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया। O is the midpoint of AD। O जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है, किसका? AD का। तो ये OA और OD ये इक्वल है। देन आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रेंट होंगे।
चलिए हम इन दोनों ट्रायंगल को करते हैं। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, AOB एंड DOC। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमें गिवन है कि AB पैरेलल टू, इफ़ AB पैरेलल टू CD, देन अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB ये कह सकते हैं। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल, हमने ADC लिया था, अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल BCD इज इक्वल टू BCD, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ABC के, एंगल ABC के। ओके, हम यहाँ पे इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ADC को। अब अगर ADC को हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OAB, एंगल अब BCD को OCD, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OBA, एंगल या तो ABO, अच्छा OBA ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और एक साइड आपको दे रखी है कि OD इज इक्वल टू OA, ये गिवन है। तो देखिए दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ODC बाई दो एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल, बाई AAS रूल। ओके, हो गया, यही हमें करना था। ये तो इसको मैं अगर ये देखिए AOB लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल DOC ऐसे भी लिख सकते हो, बाई AAS रूल। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। ये सेकेंड पार्ट में क्या हो जाए, O इज़ द ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना OB इज इक्वल टू OC बाई CPCT, हैंस O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, ये हो जाएगा। तो देखिए ये एग्जांपल था एक जो हमने समझा, इसी के रूल, इसी पे बेस्ड था, AAS पे। तो हमने ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये हम जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 7.1 का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ मूव करेंगे।